हेलो बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन्स को या टैब को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लो, ईयरफोन्स को कान में डाल लो, पेन और पेपर लेकर तसल्ली से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो नया टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है मानव जनन। ठीक है बच्चों, मानव कार्य की हम चालू कर रहे हैं और मानव कार्य की में हम जो पहला चैप्टर देखेंगे वो है मानव जनन। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। अब पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, देखो मानव जनन की अगर हम बात करें तो मैं सबसे पहले क्या बता रहा हूं कि मानव जनन में हम कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे भाई कि मानव जनन में हम कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अब एक मिनट ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर मानव जनन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली प्रक्रिया होती है जो हम देखेंगे युग्मक जनन। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया बच्चों क्या होगी? युग्मक जनन। सही बात है भाई। तो ध्यान देंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला पद क्या होगा, प्रक्रिया हम देखेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब क्या होता है बच्चों? युग्मकों का निर्माण। और युग्मक निर्माण का मतलब क्या है? पुरुषों की बात करें तो शुक्राणु होते हैं और महिलाओं की बात करें तो उसे क्या कहते हैं? अंड युग्मक। तो युग्मक जनन का मतलब बच्चों हमको पता है यहां पर किसका निर्माण है? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण। सही बात बच्चों। तो अपने पास जनन की प्रक्रिया में पहला पद क्या होगा? युग्मक जनन की बात करेंगे। युग्मक जनन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा। पुरुष में या नर में शुक्राणु, नर में युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादाओं में युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहेंगे। सही बात। फिर ध्यान देंगे बच्चों, युग्मक जनन के बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या आती है जिसे हम कहते हैं वीर्य सेचन। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वीर्य सेचन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, वीर्य सेचन का मतलब क्या है? सुन लो, ध्यान देंगे बच्चों। युग्मक निर्माण तो अपन ने कर लिया। युग्मक निर्माण के बाद कौन सी प्रक्रिया पढ़ेंगे? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंसेमिनेशन। इसका मतलब अब इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं को हम कहां पर स्थानांतरित करेंगे? मादा योनि में। सही बात है। तो क्या होगा भाई? इंसेमिनेशन का मतलब यह है कि जो शुक्राणु हैं पुरुषों के, शुक्राणु का मादा योनि में स्थानांतरण। सही बात बच्चों। तो अब युग्मक जनन के बाद वाला पद कौन सा होता है? वीर्य सेचन। इसका मतलब है शुक्राणुओं का मादा योनि में स्थानांतरण। सही बात। फिर नेक्स्ट चीज आपको क्या रखना है? वीर्य सेचन के बाद कौन सी प्रक्रिया आती है? बिल्कुल सही, जिसे क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन को हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फर्टिलाइजेशन। और निषेचन का मतलब क्या है कि अब शुक्राणु और अंडाणु के मध्य संलयन होगा। क्या होगा बच्चों? निषेचन का मतलब है शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? निषेचन। निषेचन के बाद ध्यान रखेंगे, निषेचन के बाद कौन सी प्रक्रिया आती है? अंतःरोपण। ठीक है, अंतःरोपण को हम क्या कहते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या हो रहा है सुन लो बच्चों। जैसे ही निषेचन हुआ, निषेचन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु जो हैं वो क्या हो गए? शुक्राणु और अंडाणु आपस में संलयित हो गए। और आपस में संलयित होने पर किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का। किसका निर्माण हुआ बच्चों?
युग्मनज का। हमको पता है ना, जब नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, ये दोनों जब संलयित होते हैं निषेचन के पश्चात क्या बनाते हैं? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज है, ये युग्मनज की एक अवस्था है, वो माता के गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय से जुड़ जाती है। ठीक है, तो युग्मनज जब किससे जुड़ जाता है? गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतःरोपण। अंतःरोपण में क्या होगा बच्चों? आपको पता होना चाहिए, युग्मनज की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था किससे जुड़ती है? गर्भाशय से जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, एक नई चीज आई है, ये ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी जो है वो युग्मनज की एक अवस्था है, और जब वो गर्भाशय से जुड़ती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःरोपण। क्या हो रहा है बच्चों, इधर ध्यान देंगे। मैंने सबसे पहले किसका निर्माण किया? युग्मक का। उसके बाद नर युग्मक यानी शुक्राणुओं को मादा योनि यानी वजाइना में स्थानांतरित किया। उसके पश्चात शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बना, जिसको अपन ने निषेचन कहा, और उसके बाद युग्मनज की ब्लास्टोसिस अवस्था गर्भाशय से जुड़ गई, जिसको अपन ने क्या कहा? अंतःरोपण। सही बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड, हां भाई, ठीक है बच्चों। अब अंतःरोपण के पश्चात, ठीक है, अब क्या पर नेक्स्ट आता है? गर्भावधि। ठीक है, गर्भावधि को हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन, है ना। जो 9 महीने का गर्भकाल होता है, 9 महीने का गर्भकाल जो होता है उसे गर्भावधि या गेस्टेशन कहते हैं। इसमें आपके पास किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होगा। क्या होगा बच्चों? भ्रूण का विकास। और अंत में कौन सी अवस्था आती है? प्रसव की, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्च्यूरिशन। और पार्च्यूरिशन का मतलब है शिशु का जन्म। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे, मैं आपको क्या बता रहा हूं। दिलीप जी ने सवाल पूछा है, सर साइटोकाइनेसिस। बेटा साइटोकाइनेसिस मियोसिस 1 के बाद भी होगी और मियोसिस 2 के बाद भी होगी। मियोसिस 1 के बाद 2 कोशिकाएं बन जाएंगी और मियोसिस 2 के बाद 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। दिलीप जी, ठीक है। नीट के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नीट में इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, तो 3 से 4 प्रश्न आपके पास इस पार्ट से बनेंगे। अब ध्यान देंगे, वापस सुन लो क्या कह रहा हूं। हम बात कर रहे हैं मानव जनन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मानव जनन में अपन मुख्य रूप से कितनी प्रक्रियाएं मैंने लिखी हैं यहां पर? 6। ठीक है, कितनी प्रक्रियाएं लिखी हैं? 6। क्या क्या लिखी है? युग्मक जनन, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। मानव पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होगा, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होगा। तो युग्मक निर्माण को क्या कह दिया? युग्मक जनन। सही बात। फिर बात होती है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब है शुक्राणुओं को मादा की योनि में या वजाइना में स्थानांतरित किया जाएगा, उसे कहेंगे वीर्य सेचन। फिर तीसरा होता है निषेचन। निषेचन में क्या होगा बच्चों? शुक्राणु और अंडाणु, है ना, जो शुक्राणु है और अंडाणु है वो आपस में संलयित होंगे, संलयन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे? निषेचन। अब युग्मनज बन गया, है ना, युग्मनज का निर्माण हो गया। अब वो युग्मनज की एक अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट, वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाती है। और जब वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाती है
तो उसे क्या कहते हैं? अंतःरोपण। अब जुड़ने के पश्चात भ्रूण का विकास होगा, और जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा उस अवधि को क्या कहेंगे? गर्भा अवधि, गर्भकाल कह दो या जेस्टेशन कह दो। और फाइनली आगे चलकर अंत में 9 महीने पश्चात जब शिशु का जन्म होगा तो शिशु के जन्म को क्या कहेंगे? प्रसव या पार्चुरेशन। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे चैप्टर में हम इन सभी प्रक्रियाओं को डिटेल में देखेंगे। मैंने अभी सिर्फ क्या बनाया है? एक क्रम बनाया है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब युग्मक जनन तो हम पढ़ेंगे। युग्मक जनन पढ़ने से पहले हमको नर जनन तंत्र पता होना चाहिए और मादा जनन तंत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? पुरुषों में या नर जनन तंत्र की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो पहला चीज जो आज हम चालू करेंगे, हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले नर जनन तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? नर जनन तंत्र की बात करेंगे। सुन लेंगे अब ध्यान से और आसानी से आराम से समझेंगे। नर जनन तंत्र की बात हो रही है। अब नर जनन तंत्र में सबसे पहली चीज है ना, जब हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, सुन लो। नर जनन तंत्र, बेटा ब्लास्टोसिस कामिनी जी मैंने बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? जब हम वहां पर पहुंचेंगे ब्लास्टोसिस तब पता चलेगा। अभी शांति से। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। अब नर जनन तंत्र की बात करें, सबसे पहली चीज तो नर जनन तंत्र में हमारे पास 4 मुख्य संरचनाएं आएंगी, है ना? हम जब नर जनन तंत्र की बात करेंगे तो 4 प्रमुख संरचनाएं आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहली, नर में एक जोड़े किसके मिलते हैं? वृषण के। एक जोड़े क्या होंगे? वृषण, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, नर जनन तंत्र में एक जोड़े वृषण होंगे। उसके अलावा क्या मिलेंगी आपको? सहायक जनन नलिकाएं। क्या मिलेंगी बच्चों? सहायक जनन नलिकाएं। उसके अलावा क्या मिलेंगी? जनन ग्रंथियां। और आखिरी में क्या हम पढ़ेंगे? बाह्य जननांग। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज हम किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र की। अब नर जनन तंत्र को हम कितने भागों में विभेदित कर सकते हैं बच्चों? 4 भागों में विभेदित कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? नर जनन तंत्र की बात हो रही है। नर जनन तंत्र को हम 4 भागों में विभेदित कर सकते हैं। कौन से 4 भागों में? मैंने लिखा है यहां पर एक जोड़े वृषण, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। सहायक जनन नलिकाएं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव टिब्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिप्रोडक्टिव टिब्यूल्स। जनन ग्रंथियां, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे बच्चों? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और बाह्य जननांग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सही बात। तो वापस ध्यान देंगे आसानी से। हम क्या कर रहे हैं? हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं। जो नर जनन तंत्र है उसको अपन ने 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 भागों में सबसे पहली बात करते हैं एक जोड़े वृषण के। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वृषण के। वृषण के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, है ना भाई? पहली चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए वृषण के बारे में? कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। एक जोड़े वृषण किसका उदाहरण है? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब आप किसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हो?
जैसे हम पुरुषों की या नर की बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग तो वृषण या टेस्टिस है ना। इसमें तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, वृषण या टेस्टिस। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो वहां पर प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, अंडाशय या ओवरी। तो प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब दो चीजों से है। अगर कोई लैंगिक या जननांग, कोई जनन संरचना है, अगर कोई लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण करे, है ना, यदि कोई लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण करे और लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन करे, ठीक है, याद रखना, जो भी लैंगिक अंग युग्मक का निर्माण करेगा और लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन करेगा, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग। सही बात। तो क्या बात हो रही है, प्राथमिक लैंगिक अंग की बात हो रही है। प्राथमिक लैंगिक अंग किन अंगों को कहेंगे बच्चों, उनको कहेंगे जो किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे और किसका स्त्रावन करेंगे, लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन करेंगे। सही बात। तो इसका मतलब जो वृषण या टेस्टिस है मानव में, पुरुषों में जो वृषण है उसी के भीतर युग्मक का निर्माण होगा, मतलब उसी के भीतर शुक्राणुओं का निर्माण होगा और वही लैंगिक हार्मोन हम पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरॉन, है ना। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। उसका स्त्रावन भी कहां से होता है, वृषण के द्वारा। इसलिए वृषण क्या हो गए, प्राथमिक लैंगिक अंग हो गए। ठीक है बच्चों। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, एक जोड़े वृषण है। सहायक जनन नलिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और बाह्य जननांग के बारे में भी पढ़ेंगे। अब सुनो, आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव में या वृषण की बात करते हैं, है ना, वृषण की या टेस्टिस की बात करते हैं। सुन लो इधर, अब ध्यान देंगे। हमें अभी तक तो क्या मालूम है बच्चों, अभी तक तो वृषण या टेस्टिस के बारे में यह मालूम है कि यह प्राथमिक लैंगिक अंग है और प्राथमिक लैंगिक अंग है और किस जनन स्तर से विकसित होता है, आप याद रखिएगा, इसका विकास मीसोडर्म से विकसित होते हैं, है ना। आपको पता है तीन जनन स्तर होती हैं, तीन जनन स्तर होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, तीन जनन स्तर होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो वृषण या टेस्टिस हैं, वृषण का निर्माण किस जनन स्तर से होगा, मीसोडर्म से होगा। किस जनन स्तर से होगा, मीसोडर्म से होगा। अब सुन लो, वृषण के बारे में हमको यह तो मालूम चल गया कि यह प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसका मतलब इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा, यह लैंगिक हार्मोन का स्त्रावन करेगा। अब दूसरी चीज, पुरुषों की हमारे में बात करें तो हमारे जो वृषण है ना, आपको उदर पता है, उदर मतलब एब्डमन, जो पेट वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, उदर। तो मानव में जो वृषण है वो उदर के नीचे और बाहर की ओर पाए जाते हैं, है ना भाई। आपको पता है मानव में जो वृषण है नर में, वो वृषण जो हैं वो उदर के बाहर और नीचे की ओर पाए जाते हैं। और जब वो उदर के बाहर और नीचे की ओर पाए जाते हैं तो एक थैले रूपी संरचना में होते हैं जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश। सही बात। तो वृषण के बारे में आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि ये उदर मतलब जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन। तो ये उदर या एब्डोमेन के बाहर व नीचे की ओर उपस्थित होते हैं, है ना भाई। पहली चीज तो कहां पर होंगे, उदर के बाहर और नीचे की ओर उपस्थित होंगे। सही बात। इसलिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। सही बात, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्यों भाई, क्योंकि ये उदर के बाहर और नीचे की ओर पाए जाते हैं। और किसके भीतर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही, वृषण कोश, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। किसके भीतर पाए जाते हैं, वृषण कोश के भीतर पाए जाते हैं।
तो क्या बिंदु ध्यान रखेंगे, सुन लो भाई, मैं बता रहा हूं वृषण की बात। वृषण जो है वो उदर के बाहर और नीचे की ओर पाए जाते हैं और एक थैले रूपी संरचना में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वृषण कोश या स्क्रोटम। अब याद क्या रखना है, सुन लो भाई, सुन लो क्या मतलब है। पहली चीज जो याद रखनी है वो ये कि हमारे शरीर का तापमान आपको पता है क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर का तापमान बच्चों क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो ये वृषण कोश है या स्क्रोटम है, वृषण कोश के भीतर जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। मतलब औसतन 33 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर का तापमान तो क्या है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वृषण कोश के भीतर तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। और यह 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए बेहतर है। ठीक है बच्चों, तो क्या याद रखना है, जो वृषण कोश है जिसके भीतर वृषण पाए जाते हैं, उनका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और यह किस लिए जरूरी है, शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहली चीज यहां पे लिख रहा हूं मैं, वृषण कोश के भीतर तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है बच्चों, क्या ध्यान में रखना है, वृषण कोश की बात हो रही है यानी स्क्रोटम की। इसके भीतर जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। किस लिए, क्योंकि यह शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, शुक्राणु जनन के या शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, समझाता हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक पूरा कार्टून से समझा रहा हूं। ठीक है, मैं कार्टून वाला स्ट्रक्चर समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज है। 1 मिनट ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर ये मैंने लिख दिया, यहां पर वृषण कोश या ये क्या है, स्क्रोटम। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे, मैं आराम से एक बार। ठीक है बच्चों, ये मैंने बना दिया आपके लिए वृषण या टेस्टिस। ठीक है, एक चित्र से मैं समझा रहा हूं ताकि चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे।
ठीक है बच्चों, अब एक सेकेंड ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब एक मिनट ध्यान देंगे। मैंने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। एक बार सुन लेना, समझ लेना क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहली चीज याद रखना, जो भ्रूणीय अवस्था है, सुन लो। मतलब जब माता के शरीर में भ्रूण है, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में जो हमारे वृषण हैं, वो वृषण कहां पर पाए जाते हैं? उदरीय गुहा में। ठीक है, सुन लेना, मैं बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं। क्लियर हो गया? ये चार्ट समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। सुन लेना, अभी मैंने आपसे कहा जो हमारे वृषण हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? वो उदर से नीचे और बाहर की ओर पाए जाते हैं, है ना। वृषण उपस्थित तो कहां है? उदर से नीचे और बाहर की ओर उपस्थित हैं। लेकिन जब वृषण का विकास हो रहा होता है तो वृषण का विकास तो उदरीय गुहा के अंदर होता है। ठीक है, तो वृषण का विकास कब होता है? भ्रूणीय अवस्था में। तो वृषण का विकास, ठीक है, वृषण का विकास भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में होता है। तो याद रखना, वृषण उपस्थित कहां है? वृषण तो उदर के बाहर और नीचे वृषण कोश में उपस्थित है। होता तो वो वृषण कोश में उपस्थित है, लेकिन जब उसका विकास हो रहा होता है तो वो उदरीय गुहा में विकसित होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो वृषण भ्रूणीय अवस्था में कहां पर उपस्थित होंगे? उदरीय गुहा में। उनका विकास कहां होगा? उदरीय गुहा में विकसित होंगे। यह याद रहेगा, पहली चीज। अब जैसे जैसे वृषण का विकास होगा, वृषण का विकास तो कहां हो रहा है बच्चों? उदरीय गुहा में हो रहा है। अब जैसे जैसे जन्म से ठीक पहले, मतलब लगभग 7वें महीने के बाद, कभी भी, है ना, हमको पता है गर्भकाल 9 महीने का होता है, 7 महीने में लगभग पूरा विकास हो जाता है भ्रूण का। तो लगभग 7वें महीने के अंत में, है ना, सुन लेना, लगभग 7वें महीने के अंत में जो वृषण है वो उदरीय गुहा से नीचे की ओर किस में आ जाते हैं? अवरोहित हो जाते हैं वृषण कोश में। ठीक है, सुन लेना क्या कह रहा हूं मैं। वापस पहली चीज मैंने आपसे बताया, वृषण भ्रूणीय अवस्था में कहां होंगे? उदरीय गुहा में। विकसित कहां हो रहे होंगे? उदरीय गुहा में विकसित हो रहे होंगे। अब गर्भकाल के अंतिम समय में, यानी 7वें महीने के बाद, वो क्या करते हैं? वृषण नीचे की ओर अवरोहित होते हैं और वृषण कहां पर आ जाते हैं? वृषण कोश में। तो पहली चीज ध्यान रखना, वृषण कोश, देखो भाई, वृषण जो थे वो विकसित तो कहां हो रहे थे? उदरीय गुहा में। वृषण उदरीय गुहा में विकसित हो रहे थे और गर्भकाल के 7वें महीने के बाद वो नीचे कहां पर आ गए? वृषण कोश में। तो वो नीचे तो आए, वृषण कोश में आए, किस संरचना के माध्यम से? एक इनग्वाइनल कैनाल, है ना भाई। तो इनग्वाइनल कैनाल के माध्यम से, ये एक इनग्वाइनल कैनाल एक रास्ता है, कैनाल, उस रास्ते के माध्यम से वृषण उदरीय गुहा से किस में आ जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। सही बात। अब देखो, वृषण कोश के भीतर पहली चीज, एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहां पर अभी बना दूंगा, ये भी क्या है। पहली चीज, वृषण जो हैं वो किसके बीच में है भाई? पहली चीज, वृषण जो हैं वो वृषण कोश में पाए जाते हैं, पहली चीज। अब वृषण कोश की बात करो, वृषण कोश का, यानी वृषण कोश यानी स्क्रोटम की बात हो रही है। स्क्रोटम आंतरिक रूप से देखो, जो स्क्रोटम का आंतरिक स्तर है ना, वो आंतरिक स्तर किससे बना होता है? डार्टोस पेशियों से। जो वृषण कोश है, वृषण कोश का आंतरिक स्तर पेशियों से बना होता है। किन पेशियों से बना होता है? डार्टोस पेशियों से। और उसमें प्रोटीन के रेशे
क्या है? प्रोटीन के रेशे भी पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं स्पर्मेटिक फैसिया। तो यहां पर जो मैंने डार्टोस पेशी और स्पर्मेटिक फैसिया बनाया है वो सुन लो क्या है। डार्टोस पेशियां और स्पर्मेटिक फैसिया जो हैं ये वृषण कोश के आंतरिक स्तर पर उपस्थित हैं। तो वृषण कोश के आंतरिक स्तर पर पेशियां कौन सी है बच्चों? डार्टोस पेशियां। और कौन से प्रोटीन रेशे हैं? स्पर्मेटिक रेशे हैं। ठीक। दूसरी चीज, ये वृषण देखो, ये वृषण जो है वो वृषण कोश से जुड़ा हुआ है। ये जो काली लाइन है, इधर देखो बच्चों, ये जो मैंने काली लाइन बनाई है, ये काली लाइन जो है वो क्या कर रही है? वो वृषण को वृषण कोश से जोड़ रही है। ठीक है बच्चों, ये रहा। सुनो, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, ये ब्लैक लाइन क्या कर रही है? वृषण को, लाल वृषण को वृषण कोश से जोड़ती है। तो वृषण को वृषण कोश से कौन जोड़ता है बच्चों? जिसे हम कहते हैं वृषण योजिनी, या उसे कहते हैं मीजोरकियम। क्या कहते हैं बच्चों? वृषण योजिनी कह दो या मीजोरकियम कह दो। तो क्या संरचना याद रखनी है? पहली चीज, वृषण जो है वो वृषण कोश से जुड़ी रहती है, और वृषण जो है वो वृषण कोश से किससे जुड़ा रहता है? वृषण योजिनी के द्वारा या मीजोरकियम के द्वारा जुड़ा रहता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? गुबरनैक्युलम। इसे और किस नाम से अंग्रेजी में इसे मीजोरकियम कह दो या ग्यूबरनैक्युलम कह दो, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? वृषण योजिनी। सही बात, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? एक और चीज देखो, वृषण जो होते हैं ना, वो है तो वृषण कोश में, वृषण कोश में है, लेकिन वो वृषण कोश से चिपके हुए नहीं है। वो वृषण कोश से चिपके हुए नहीं है, ऊपर की ओर उठे हुए हैं, है ना बच्चों? तो वृषण जो है वो वृषण कोश से चिपके नहीं होते, ऊपर की ओर उठे रहते हैं। और इनको ऊपर की ओर कौन उठा के रखता है? मैं यहां पर एक सेकेंड, इनको इधर ध्यान देंगे। ऊपर की ओर कौन उठा के रखता है बच्चों? यहां पर मैं लिख देता हूं क्रीमैस्टर पेशियां। ठीक है बच्चों, क्या बात कर रहा हूं मैं? क्रीमैस्टर पेशियां की बात कर रहा हूं। क्रीमैस्टर पेशियां ये देखो नीले रंग की हैं। ये क्रीमैस्टर पेशियां जो हैं ये वृषण को स्क्रोटम या वृषण कोश से चिपकने से रोकती हैं और हल्की ऊपर की ओर उठा के रखती हैं। तो वृषण कोश के भीतर हल्का ऊपर उठा रहता है, और उसे हम क्या कहते हैं? किन पेशियों के द्वारा? क्रीमैस्टर पेशियों के द्वारा। सही बात है। तो अपन ने वृषण की बात कर ली, वृषण कोश बता दिया। वृषण कोश से जुड़ा हुआ है वृषण योजिनी के माध्यम से। अब नेक्स्ट संरचना क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, सुन लो, ये क्या कर रही है? वृषण को उदरीय भित्ति से जोड़ रही है ना बच्चों? क्या देखो, इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। स्पर्मेटिक कॉर्ड एक ऐसी संरचना है जो वृषण को उदरीय भित्ति से जोड़ रही है। अब ये क्या है, किससे बनी हुई है? सुन लेना। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको क्या मिलेंगी? रुधिर वाहिकाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी बच्चों? स्पर्मेटिक कॉर्ड में रुधिर वाहिकाएं, धमनी होगी, शिरा होगी। सही बात। इसको अपन वृषण रज्जुक भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही। इसको आप वृषण रज्जुक भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? इसमें रुधिर वाहिकाएं होंगी, रुधिर वाहिकाओं के साथ तंत्रिका रेशे होंगे, और एक संरचना होगी, अपन आगे पढ़ेंगे, वाजा डेफरेंस। वाजा डेफरेंस को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो अभी के लिए सुन लो, मैं वापस बता रहा हूं। हां बेटा, मीजोरकियम और गुबरनैक्युलम को एक ही नाम से जाना जाता है सुरेश जी, बिल्कुल सही।
सुन लो वापस, ध्यान बताना। मैं आपको क्या क्या संरचना बताई। मैंने आपको मीजोरकियम या ग्यूबरनैक्युलम बताया, जिसकी हिंदी क्या है, वृषण योजिनी। यह संरचना जो है वो वृषण को किससे जोड़ रही है, वृषण कोश से। वृषण को वृषण कोश से कौन जोड़ रहा है, मीजोरकियम या ग्यूबरनैक्युलम, वृषण योजिनी, पहली चीज। दूसरी चीज, वृषण जो है वो उदरीय भित्ति से भी जुड़े रहते हैं। और जो संरचना, सुन लो, जो संरचना वृषण को उदरीय भित्ति से जोड़ती है उसे कहते हैं वृषण रज्जोक या स्पर्मेटिक कॉर्ड। यह स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे बनी हुई है? इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको रुधिर वाहिकाएं मिलेंगी, तंत्रिका रेशे मिलेंगे और शुक्र वाहिनी या वाजा डेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसकी संरचना आगे अपन फिर देखेंगे। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की संरचना है ये आगे फिर बताऊंगा मैं, जब हम वृषण की संरचना समझेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज क्या बताई मैंने कि वृषण का विकास जो था, सुन लो, वृषण का विकास भ्रूणी अवस्था में कहां पर हो रहा था? कहां पर हो रहा था विकास इसका? उदरीय गुहा में। और 7वें महीने में, गर्भकाल के 7वें महीने में इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए वो कहां पर नीचे आ जाता है? स्क्रोटम में। सही बात है। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? पहली चीज, जो वृषण है ना बच्चों, जो वृषण है, वृषण का जो विकास है वो आपको पता होना चाहिए किसमें होता है? उदरीय गुहा में। ठीक है बच्चों, तो वृषण का विकास क्या होता है? उदरीय गुहा में होगा, पहली चीज। दूसरा, गर्भकाल के लगभग 7वें महीने के बाद, है ना, 7वें महीने पर जो वृषण है वो वृषण इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाता है। सही है बच्चों? क्या हो रहा है वापस सुन लो। वृषण का विकास कहां पर होगा? उदरीय गुहा में। भ्रूणी अवस्था में वृषण का विकास कहां होगा भाई? उदरीय गुहा में। फिर गर्भकाल के 7वें महीने पर जब वृषण विकसित हो जाएगा तो वृषण इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा नीचे की ओर कहां पर आ जाएगा? स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाता है। अब यदि ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना, कुछ अवस्थाओं में या कभी कभार क्या होता है बच्चों, क्या होगा भाई? पहली चीज याद रखनी है, अगर किसी या यदि ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि जो वृषण है वो नीचे वृषण कोश में नहीं आ पाते, तो उस अवस्था को हम कहते हैं गुप्त वृषणता या क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना बच्चों। तो याद क्या रखना है, यदि वृषण जो है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते, ठीक है, यदि वृषण स्क्रोटम में अवरोहित या नीचे नहीं आ पाते तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस अवस्था को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, या इसे हम कहते हैं गुप्त वृषणता। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है? यदि वृषण जो हैं उनका विकास तो उदरीय गुहा में हो रहा है और विकास होने के बाद वो अपने आप नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं 7वें महीने वाले गर्भकाल में, लेकिन यदि वो नीचे नहीं आ पाते, अगर वो उदरीय गुहा में ही रह जाते हैं, नीचे की ओर अवरोहित नहीं हो पाते, स्क्रोटम में नहीं आ पाते, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म या गुप्त वृषणता।
बेटा स्क्रोटम की हिंदी मैंने लिखी है साक्षी बेटा, स्क्रोटम की हिंदी वृषण कोश। इतनी देर से मैं स्क्रोटम की हिंदी लिख रहा हूं बेटा हर जगह, है ना बेटा। स्क्रोटम को मैंने क्या कहा है? वृषण कोश। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करोगे? अब क्रिप्टोर्किडिज्म होता है तो हम शल्य चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा, है ना, शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा हम वृषण को, या डॉक्टर्स जो हैं वो वृषण को स्क्रोटम में स्थानांतरित करते हैं। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा जब वृषण को स्क्रोटम में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्कियोपेक्सी। तो यहां पर नेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है। शल्य तकनीक, शल्य तकनीक का मतलब है सर्जिकल मेथड। तो शल्य तकनीक जो वृषण को क्या करती है बच्चों? वृषण को स्क्रोटम यानी वृषण कोश में, शल्य तकनीक जो है जो वृषण को वृषण कोश में स्थानांतरित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्कियोपेक्सी। उस शल्य चिकित्सा को या उस शल्य तकनीक को क्या कहेंगे? बिल्कुल बच्चों, ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं। दिलीप जी ने पूछा है सर भ्रूणी अवस्था में स्क्रोटम भी ऊर्ध्व गुहा में होगा? नहीं दिलीप जी, स्क्रोटम तो नीचे ही रहेगा, वृषण का विकास उदरीय गुहा में होगा, केवल वृषण का। ठीक है भाई। अच्छा, किसी ने पूछा है बच्चों ने हर्निया क्या होता है? देखो बेटा, एक इनग्वाइनल हर्निया होता है। क्या होता है सुन लो, और हर्निया समझा रहा हूं। ये जो इनग्वाइनल कैनाल बताई थी मैंने आपको, इस इनग्वाइनल अगर उत्तक जो है, इस इनग्वाइनल कैनाल के उत्तक अगर नष्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? जो छोटी आंत है, छोटी आंत का कुछ भाग वृषण कोश में चला जाता है। ठीक है, जो इनग्वाइनल हर्निया बता रहा हूं, इनग्वाइनल हर्निया में अगर इनग्वाइनल कैनाल के जो उत्तक हैं यदि वो टूट जाएं या नष्ट हो जाएं तो छोटी आंत का कुछ भाग जो है वो वृषण कोश या स्क्रोटम में आ जाता है, और उस अवस्था को इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनग्वाइनल हर्निया। ठीक है भाई, क्लियर है? पीयूष जी, अगर एक ही वृषण हो या हो, आपको वृषण में अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो वो जनन सक्षम है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज। ऑर्कियोपेक्सी की हिंदी नहीं है बेटा, ऑर्कियोपेक्सी एक शल्य चिकित्सा का नाम है जो ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज। वापस एक बार मैं समझा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये तो सब पॉइंट्स लिख दिए मैंने, ये संरचना याद रखना, फिर बता रहा हूं। वृषण जो है याद रखना, वृषण वृषण कोश से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? मीजोर्कियम या वृषण योजिनी के द्वारा, पहला लक्षण। दूसरा, वृषण जो है वो उदरीय भित्ति से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है उदरीय भित्ति से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा या वृषण रज्जु के द्वारा। फिर क्या होगा? इस वृषण रज्जुक में क्या क्या मिलेगा? रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिका रेशे और शुक्र वाहिनी। और वृषण का विकास तो उदरीय गुहा में होगा, और 7वें महीने में जन्म से पहले वृषण नीचे स्क्रोटम में आ जाएंगे। किसके माध्यम से? इनग्वाइनल कैनाल के माध्यम से नीचे स्क्रोटम या वृषण कोश में आ जाते हैं। यदि वो नीचे अवरोहित नहीं हो पाते तो उसे क्रिप्टोर्किडिज्म अवस्था कहते हैं या गुप्त वृषणता कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो शल्य चिकित्सा की तकनीक के द्वारा वृषण को नीचे की ओर लाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शल्य तकनीक को ऑर्कियोपेक्सी कहेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है चीज। चलें आगे, अब आ जाओ। अब हम किसकी बात करेंगे? मानव के वृषण की संरचना। अब हम डिटेल में किसकी बात करेंगे बच्चों? मानव में
ठीक है बच्चों, वृषण की संरचना अब ध्यान देंगे भाई। ठीक है, अब ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये डायग्राम ज्यादा अच्छा तो नहीं बना है, बट ठीक है, हमको काम के लिए बहुत है। अब एक एक करके सुन लो क्या बता रहा हूं मैं। लेबलिंग भी मैं साथ में करता जाऊंगा, पहले समझ लो क्या है। ठीक है भाई, पहली चीज याद रखना, सबसे पहले अपन किसकी संरचना की बात कर रहे हैं? मानव में वृषण की संरचना। अब पहली चीज याद रखना है, मानव के जो वृषण हैं, मानव के वृषण जो हैं उनको आवृत करने में, है ना, आवृत मतलब उनको कवर करने में 3 परत काम करती है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है आपको? पहले चीज कि मानव में जो वृषण है, वृषण को आवृत करने में या घेर के रखने में कितनी परत काम करती है? 3। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, वृषण को आवृत रखने में, आवृत करने में कितनी परत काम करेगी बच्चों? 3 परत काम करती है। ठीक है, 3 परत कौन कौन सी है मैं उसके नाम लिख रहा हूं। ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी ट्यूनिका वैस्क्यूलरिस। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 3 संरचना ध्यान में रखनी है। क्या क्या बात हो रही है? सबसे पहले वृषण की हम बात कर रहे हैं, तो वृषण को आवृत करके रखने में यानी वृषण को घेरने में कितनी परत काम करती है बच्चों? 3 परत। सबसे बाह्य परत, ये देखो, ये वाली जो है सबसे बाह्य परत कौन सी है? सबसे बाह्य परत है ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये क्या है बच्चों? ट्यूनिका वैजिनैलिस सबसे बाह्य परत है। सही बात, सबसे बाह्य परत जो है जिसको मैंने लाइनें बनाई हैं, वो सबसे बाह्य परत है जो वृषण को घेर के रख रही है, वो है ट्यूनिका वैजिनैलिस। सही बात। दूसरा, ये देखो, दूसरा जो मेरे पास ये ब्लैक लाइन है, जो देखो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है ये वृषण को चारों तरफ से घेर के रख रही है।
ये परत कौन सी है? ये परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मतलब कहने के लिए तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया मध्य परत है, कहने के लिए तो क्या है? मध्य परत है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कहने के लिए मध्य परत है, लेकिन ये एकमात्र वो परत है जो वृषण को चारों ओर से घेर के रख रही है ना? देखो भाई, सबसे बाह्य परत जो वेजिनैलिस है वो वृषण को पूरा नहीं घेर रही, पूरा नहीं है, आधा ही घेर पा रही है, लेकिन जो परत वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है, चारों ओर से कवर करके रखती है, उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये वृषण को चारों ओर से कवर करती है। तो ये क्वेश्चन बनता है नीट में, याद रखना कि कौन सी ऐसी परत है वृषण में, कौन सी ऐसी परत है जो वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है? तो आंसर क्या करेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर की तरफ, ठीक है, अपन देखेंगे ये जो मैंने नीले रंग के बनाए हैं ना, इनको घेर के, इनको स्तरित रखने वाली, ठीक है, इसके भी अंदर सबसे आंतरिक परत कौन सी होगी? सबसे आंतरिक परत जो है वो है ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, फिर बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है वो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपको ध्यान में रखनी है। सही। तो तीन परत हैं, तीन परत में जो परत वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है उनको क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। याद रखना है। अब सुन लो भाई, अब देखो इधर, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। अब वृषण की सबसे सिंपल चीज आती है कि वृषण की संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं। तो अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये जो नीले हैं, देखो ये नीले मैंने ऐसे बक्से बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो मैंने नीले बक्से बनाए हैं, इन नीले बक्सों को हम कहते हैं वृषण लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? वृषण लोब्यूल्स, या इसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो सुनो, देखो क्या बता रहा हूं बच्चों, जो वृषण की संरचना है, ठीक है, ये जो वृषण की संरचना है, वृषण के भीतर जो संरचनात्मक इकाई है ना, वृषण के भीतर जो संरचनात्मक इकाई है जिसको मैंने नीले रंग से बनाया है, इन संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं बच्चों? वृषण लोब्यूल्स या टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब डायग्राम में मैंने कितने बनाए हैं? देखो डायग्राम में कितने बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6। डायग्राम में मैंने कितने बनाए हैं? डायग्राम के भीतर या डायग्राम में मैंने वृषण लोब्यूल्स कितने बनाए हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। वास्तविक रूप से कितने होते हैं? वास्तविक रूप से एक वृषण के भीतर 200 से 250 वृषण लोब्यूल्स, या इनको आप वृषण पाली भी कह सकते हो, ठीक है, इन्हें क्या कह सकते हो? वृषण पाली भी। और इन वृषण पाली को ही स्तरित, इन वृषण पाली के बाहर वाली परत क्या कहलाएगी? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। ठीक है भावेश जी, ये जो ट्यूनिका आखिरी परत है ना, आंतरिक परत वैस्क्युलरिस, ये किसके बाहर मिलेगी? ये वृषण पाली के बाहर या टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के बाहर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान में रखना है, यहां पर ध्यान देंगे। मैंने कहा अब वृषण की जो संरचनात्मक इकाई है ना, वृषण की संरचनात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं? या तो आप इसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कह दो अंग्रेजी में, हिंदी में इसे हम कहते हैं वृषण पाली।
तो वृषण की संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहेंगे बच्चों? वृषण पाली या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और प्रत्येक वृषण में कितनी ऐसी वृषण पालियां होंगी? 200 से 250। ठीक है, आपको याद रखना है प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालियां उपस्थित होंगी। ठीक है बच्चों, वापस चलूं यहां पर। मैंने डायग्राम में कितनी वृषण पालियां बनाई है भाई? मैंने चित्र में तो 1 2 3 4 5 6 ही बनाई है, लेकिन वास्तविक रूप में एक वृषण में कितनी वृषण पालियां होंगी? 200 से 250। अब देखो डायग्राम में, इस नीले, ये नीला तो मैंने बना दिया वृषण पाली। अब देखो वृषण पाली के भीतर ये जो लाल लाल रंग की मैंने नलिकाएं बनाई हैं, क्या बनाई हैं? ये लाल रंग की नलिकाएं, इन्हें हम कहते हैं शुक्र जनन वाहिकाएं। ठीक है, क्या है भाई? वृषण पालिका की बात कर ली मैंने आपसे कह दिया वृषण पाली जो है एक वृषण की संरचनात्मक इकाई कहलाती है, जिसकी संख्या 200 से 250 होती है प्रत्येक वृषण में। सही बात। फिर क्या है? प्रत्येक वृषण पाली में देखो, मैंने एक पाली में क्या बना रखी हैं? 3 या 2 शुक्र जनन वाहिकाएं बनाई है। किसी में 3 बनाई है, किसी में 2 बनाई है, किसी में 1 भी हो सकती है। तो प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? शुक्र जनन वाहिकाएं, या इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सुभाष जी, नेफ्रॉन कहां पहुंच गए बेटा? यहां पर नेफ्रॉन अपन वृक्क या किडनीज में पढ़ते हैं सुभाष जी। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देंगे किसकी बात हो रही है, आगे चलें। तो मैंने यहां पर कह दिया, अब प्रत्येक वृषण पाली में, है ना, प्रत्येक वृषण पाली का मतलब क्या है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल। तो प्रत्येक वृषण पाली या टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से 3 कुंडलित क्या मिलेंगी? शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। 1 से 3 क्या मिलेंगी? शुक्र जनन नलिकाएं मिलती हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है चीज? तो इसका मतलब देख लो किसकी बात हो रही है। वापस देखो, मैंने क्या बात करी है अभी तक? अपन ने वृषण के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान दी हैं, एक एक करके। सबसे पहली चीज, वृषण की संरचना में मैंने आपको बताया सबसे पहले 3 परत हैं जो वृषण को आवृत करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? सबसे पहले वृषण को 3 परत आवृत रखती हैं। कौन कौन सी है? सबसे बाहर वाली वेजिनेलिस है, मध्य वाली एल्बुजिनिया है, आंतरिक वाली वैस्कुलरिस है। लेकिन जो परत वृषण को चारों ओर से घेर के रखती है वही याद रखनी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पहली चीज। फिर मैंने आपसे कहा वृषण के भीतर जो संरचनात्मक इकाइयां हैं, वृषण के भीतर जो संरचनात्मक इकाइयां हैं नीले रंग की, उसको वृषण लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या पाली कह दिया। प्रत्येक वृषण में कितनी होंगी? 200 से 250। ठीक है, शुक्र जनन नलिका लिख दो यार। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, शुक्र जनन नलिका लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो प्रत्येक वृषण में क्या होगा बच्चों? प्रत्येक वृषण में 200 से 250 वृषण पालिकाएं होंगी या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगी। और प्रत्येक लोब्यूल में, है ना, प्रत्येक वृषण पाली में 1 से 3 क्या मिलेंगी? कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं मिलेंगी या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। सही बात है। अब किसकी बात करें? अब बात करते हैं कि ये शुक्र जनन नलिकाएं क्या हैं और इनमें क्या क्या मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो अपन अब किसकी बात करेंगे? शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, किसकी बात हो रही है? शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब सुन लेना यहां पर शुक्र जनन नलिकाएं में क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ठीक है, ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनके भीतर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है? शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाओं, इनके भीतर आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, इनके भीतर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है भाई? शुक्र जनन जो नलिका है, वृषण की संरचनात्मक इकाई, आशीष जी अभी मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है आशीष जी, जो संरचनात्मक इकाई है उसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसकी हिंदी जो है वो वृषण पाली है। ठीक है भाई, अब ध्यान देंगे, शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर जो है वो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं? पहली तो होती है नर जनन कोशिका। पहली क्या होगी बच्चों? नर जनन कोशिका होगी। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है सरटोली कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो क्या याद रखना है भाई आपको याद रखना है कि दो प्रकार की कोशिकाएं शुक्र जनन के भीतर होंगी। शुक्र जनन लेडिक कोशिकाएं नहीं होंगी, सुन लेना, लेडिक कोशिकाएं शुक्र जनन वाहिकाओं के बाहर मिलती हैं, ध्यान रखना वापस। तो हमारे पास शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर आपको क्या याद रखना है? दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी, एक तो नर जनन कोशिका और एक सरटोली कोशिकाएं। ये जो नर जनन कोशिका है, ये नर जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, नर जनन कोशिका जो है उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा। ठीक है, और उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो नर जनन कोशिका में आपको ध्यान में रखना है, इनमें मियोसिस के द्वारा किसका निर्माण होगा? शुक्राणुओं का। ठीक है बच्चों, तो नर जनन कोशिका की बात हो रही है। बेटा 2n क्या है? इनका गुणन स्तर। नर जनन कोशिका का गुणन स्तर, ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं 2n। सरटोली कोशिकाएं भी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। याद रखना, ये सबका गुणन स्तर पूछा जाता है, कौन सी अगुणित होंगी, कौन सी द्विगुणित होंगी। तो नर जनन कोशिका भी द्विगुणित कोशिका है और सरटोली कोशिकाएं भी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। दोनों का गुणन स्तर याद रखना, द्विगुणित या 2n। तो नर जनन कोशिका जो है इनमें मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण कौन करेंगी? नर जनन कोशिका। दूसरी और प्रमुख कौन सी हैं? सरटोली कोशिकाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है भाई अब? सरटोली कोशिकाओं की, है ना भाई? सरटोली कोशिकाएं इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? द्विगुणित कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनका प्रमुख काम, ठीक है, सरटोली कोशिकाएं जो क्या होती हैं भाई? ये पोषण प्रदान करती हैं। नर जनन कोशिका है, उनमें मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा और मियोसिस के द्वारा वो शुक्राणु बनाएंगी। तो शुक्राणु को वृद्धि और परिपक्वन के लिए क्या चाहिए? पोषण।
और वो पोषण कौन उपलब्ध करवाएगा? सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणुओं के परिपक्वन और वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करती हैं, और क्योंकि ये पोषण प्रदान करती हैं इसलिए इनको नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सर्टोली कोशिकाओं के बारे में पहली चीज, यह शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्वन हेतु क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। और क्योंकि ये पोषण प्रदान करती हैं बच्चों, इसलिए इनको नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि ये पोषण प्रदान करेंगी शुक्राणुओं को, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है, एक काम तो है कि ये शुक्राणु के वृद्धि और परिपक्वन में पोषण प्रदान कर रही हैं, ये तो है। दूसरा, इनसे एक इन्हिबिन हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? हम आगे पढ़ेंगे। इन्हिबिन हार्मोन, इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन करती हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना है। एक हार्मोन है, जब आगे पढ़ेंगे, इन्हिबिन, ठीक है बच्चों। ये जो इन्हिबिन हार्मोन है ना बेटा, बच्चों इन्हिबिन हार्मोन हम आगे पढ़ेंगे, ये एफएसएच हार्मोन को संदमित करता है, ठीक है बच्चों, ये बात बताएंगे बाद में। बट इन्हिबिन हार्मोन का स्त्रावन कौन करेगी? सर्टोली कोशिकाएं। और तीसरी लक्षण याद रखना है कि ये रुधिर वृषण अवरोधक का निर्माण करती है। रुधिर वृषण अवरोधक को हम कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, मतलब चौकीदार के रूप में काम करती हैं, है ना। चौकीदार का रूप में काम करती हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? चौकीदार के रूप में काम करती हैं, रुधिर से कोई विषाक्त पदार्थ वृषण में ना प्रवेश कर जाए, उन विषाक्त या हानिकारक पदार्थों को रोक देती हैं। तो किसके रूप में काम कर रही हैं बच्चों? रुधिर वृषण अवरोधक के रूप में काम कर रही है। हां, इन्हिबिन प्रोटीन हार्मोन है। इन्हिबिन जो है वो एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या ध्यान में रखना है? सर्टोली कोशिकाओं के ये कार्य ध्यान में रखना। कौन कौन से कार्य ध्यान में रखोगे बच्चों? एक तो ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कर रही है, इन्हिबिन का स्त्रावन। इन्हिबिन एक प्रोटीन हार्मोन है, बिल्कुल सही, प्रोटीन हार्मोन है, उसका स्त्रावन भी करेगी और रुधिर वृषण अवरोधक बनाती है। कोई भी हानिकारक या विषाक्त पदार्थ किसमें ना आ सके, किसमें ना आ सके? वृषण में ना प्रवेश कर सके, उसको कौन रोकता है? ये सर्टोली कोशिकाएं रोकेंगी, ठीक है बच्चों। सर्टोली सेल्स ही कहते हैं फाल्गुनी जी इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अपन ने वृषण देखा, वृषण के भीतर अपन ने वृषण पाली या टेस्टिकुलर लॉब्यूल देखे, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर शुक्र जनन वाहिकाएं देखी, नलिकाएं, और शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर दो प्रकार के सेल्स देखे। कौन से दो प्रकार के सेल्स देखे भाई? एक तो नर जनन कोशिका देखी जो अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी, ठीक है। अभिषेक जी, रता नलिका इंग्लिश बताइए बेटा, इसकी हिंदी रता नलिका कौन सी आप कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा याद रखना है, सर्टोली कोशिकाएं जो क्या करती हैं बेटा, MIS की बात त्रिलोक जी आगे करेंगे, ठीक है। एंटी मुलेरियन सब्सटेंसेस या मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस शुक्राणु जनन के नियमन में बताऊंगा, ठीक है। इन्हिबिन हार्मोन का कार्य FSH हार्मोन का संदमन करना होता है, आगे बताऊंगा। अगर आप सर्टोली कोशिका को निकाल दोगे तेजस्वी जी तो शुक्राणु का परिपक्वन नहीं हो पाएगा। गर्भकाल फीमेल में ही होगा उर्मिला जी, बिल्कुल सही। गर्भकाल तो माता में होगा, लेकिन माता में जो लड़का है, लड़के का भ्रूण है, उसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए बहुत है, बाकी फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।